देखिए यूरोपीय संधि जो ये आपका यूरोपीय संघ है, इसमें कितनी सारी संधियां हुई हैं और इन संधियों का महत्व क्या है, आप सब ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि एक नजर में ये माइंड मैप पे आपका सारा का सारा खत्म हो जाएगा, चलिए जल्दी हो जाएगा। यूरोपीय संघ जो है ये 27 राष्ट्रों का एक संगठन है, या फिर आप इसे संघ भी कह सकते हैं, ठीक है, यूनियन नहीं। तो इसमें 27, पहले 28 राज्य थे, आपके 28 राष्ट्र कहेंगे ना, तो ये राष्ट्र थे, लेकिन अब इसमें वर्तमान में सिर्फ 27 ही है, क्योंकि एक इसमें से निकल गया है, इसे हम ब्रेक्जिट कहते हैं, यानी कि ब्रिटेन इससे बाहर हो गया है। ये ब्रिटेन है एक्चुअली, ब्रिटेन जो कि इससे बाहर चला गया है। यूरोपीय संघ की स्थापना के लिए यूरोप के देशों में, यूरोपीय देश जो थे ये आर्थिक रूप से ठीक, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रही थी। आर्थिक स्थिति की बहाली करने के लिए अमेरिका ने इनकी मदद की। अमेरिका ने यहाँ पे मार्शल जो योजना है, इस मार्शल योजना का सपोर्ट किया अमेरिका ने, ताकि यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके, ठीक है। तो ये मार्शल योजना यहाँ पे कारगर थी, कारगर हुई सिद्ध। हालांकि शुरुआत में इस योजना का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक विकास करना था, इसका किसी भी तरीके का उद्देश्य राजनीतिक स्थिति को बहाल करना या राजनीतिक वजूद को महत्व देना नहीं था। 1957 में रोम में एक संधि हुई थी। ये रोम की संधि थी, ये यूरोपीय संघ के साथ में थी, यूरोपीय संघ के साथ में इस संधि हुई थी रोम के अंदर। इसके अंदर दो चीजें सामने निकल के आई। पहली चीज जो थी वो ईईसी थी, इसे हम यूरोपीय साझा बाजार कहते हैं। तो पहली चीज क्या थी? ईईसी, पहली ईईसी थी, और दूसरी थी यूरोटोम। दूसरी क्या थी? यूरोटोम। हालांकि आपको सिर्फ एक ही चीज बताई गई जो कि ईईसी है, ये आपको नहीं बताएगी। इन दो बातों पर सहमति हुई थी रोम के अंदर यूरोपीय संघ के साथ। तो ईईसी के तहत तो यूरोपीय साझा बाजार यानी यूरोप के जो भी देश हैं ये अपने साझा बाजार को क्या करेंगे? बहाल करेंगे, यानी इसको बढ़ावा देंगे। दूसरा था यूरोटोम। यूरोटोम का मतलब था कि यूरोपीय परमाणु ऊर्जा संगठन, यानी यूरोप के सभी देश परमाणु ऊर्जा को क्या करेंगे? परमाणु ऊर्जा से बनने वाले सभी हथियारों को, तकनीकी को, और जितने भी प्रकार के वेपन्स हैं, इन सबको क्या करेंगे? पहली चीज तो जब इनका यूज नहीं करेंगे, किसी भी कंडीशन में यूज ना हो उतना ही बेहतर रहेगा। हथियारों को डेवलप करने में टेक्निक को शेयर करेंगे, तकनीकी को शेयर करेंगे। ऐसी तमाम बातों पर सहमति बनी थी यूरोटोम में। ये चीज यहां पर थी। अगला था 1979। 1979 में संसद का गठन होता है, ये संसद बन जाती है। आप सब जानते हैं यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ, इसे हम यूरोपीय यूनियन भी कहते हैं, ठीक है। पहले ये एक सिर्फ आर्थिक संस्था थी। आगे जाकर के जब इसका संसद का गठन हो गया तो ये अब राजनीतिक परिवर्तन इसमें दिखाई देने लगे थे, यानी कि अब यहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन बहुत ज्यादा थे। धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई। संसद का गठन हो गया। संसद के गठन के बाद यहाँ पे प्रयत्न होने लगे कानून बनाने के। कानून किससे संबंधित थे? जो देश इसकी सदस्यता के अधीन आ रहे थे उनसे संबंधित कानून थे। अपनी मुद्रा पर जोर दिया गया, अपना एक झंडा बनाने पर जोर दिया गया। इनका फ्लैग है ये, आप जानते हैं, उसके अंदर 12 गोल्डन स्टार है उसके अंदर, ठीक है, कुछ इस तरीके के ये 12 है। कुछ इस तरीके के बनाए गए हैं 12 स्टार, ठीक है, राउंड फिगर में है 12 के 12, जो इसकी एक तो एकाग्रता को दर्शाते हैं, इसकी संपूर्णता यानी कि इसकी संपन्नता को दर्शाते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत ये 12 गोल्डन स्टार्स हैं, ठीक है। 1979 का प्रपोजल आपको समझ में आ रहा है। 1979 में संसद का गठन हो गया। ये संसद क्या करेगी आगे चल के? कारण यह था संसद के गठन का कि यहाँ पर संविधान बनाने की मुद्दत आगे आ रही थी, यानी कि संविधान बनाने की बात हो रही थी कि यूरोपीय संघ अपना क्या बनाएगा? संविधान बनाएगा। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे देश ऐसे हैं जो यूरोपीय संघ की सदस्यता के अधीन हैं, परंतु वो संविधान बनाने के विरोध में थे। वो कह रहे संविधान नहीं चाहिए, क्योंकि अगर संविधान बना तो यूरोपीय संघ का अपना एक कानून होगा, अपना संविधान होगा, जिससे जो दूसरे देश जो इसकी सदस्यता को स्वीकार कर रहे हैं उनके संविधान का वजूद कई हद तक खत्म हो जाएगा। जिस कारण से वो क्या कर रहे थे? वो कर रहे थे इस चीज का विरोध।
आगे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो 1992 की है। 1992 ये सारा का सारा डेट वाइज है। 1992 में होता है मॉस्ट्रिस में। मॉस्ट्रिस जो एक जगह है जो कि हॉलैंड के अंदर है। मॉस्ट्रिस एक जगह है जो कहां पर है, हॉलैंड में है। तो यहां पर ये संधि हुई थी 1992 में, 1992 में। यहां पर एक चीज पर समझौता बन गया और यह समझौता बना था यूरोपीय संघ के गठन का। तो 1992 में मॉस्ट्रिस में यूरोपीय संघ का क्या हो जा रहा है, गठन। जिसका गठन हो गया तब से यूरोपीय संघ एक गठित यूनियन के रूप में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और कई सारे जो देश हैं वो इसके अधीन हैं, इसके अंदर शामिल हैं। कई सारे देश जो हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं है। शुरुआत में 28 थे लेकिन अब वर्तमान में सिर्फ 27 रह गए। इस बात को दोहरा रहा हूं मैं। ब्रेक्जिट का मीनिंग आपको यह समझ में आएगा। एक अकेला देश जो ब्रिटेन है वो कई चीजों को, यूरोपीय संघ की कई सारी चीजों को लेकर के वो सहमत नहीं था, शुरू से ही सहमत नहीं था, जिस कारण से उसने यहां से क्या कर ली, दूरी बना ली। ठीक है, स्टॉप कर दिया। तो ब्रिटेन यहां से बाहर निकल गया था। कारण ये था कि यहाँ पे एक है मार्गरेट थैचर, ये यहाँ के पीएम थे यानी प्रधानमंत्री थे। और ये 1979 में प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे, 1979 में प्रधानमंत्री बने थे। जिन्होंने यूरोपीय संघ से दूरियां बनते, प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने अपनी दूरियां जो थी वो यूरोपीय संघ से बनाना शुरू कर दी थी। और इन्होंने 1990 तक अपने आप को यानी कि ब्रिटेन को इससे अलग कर लिया। ब्रिटेन को इससे क्या कर लिया था, अलग कर लिया था। हालांकि जो मॉस्ट्रिस संधि थी ये संधि 1992 में हुई जरूर थी, लेकिन इस संधि के दौरान बहुत सारी अड़चनें आई थी, जिन अड़चनों को दूर करने के बाद इस संघ की जो संधियां यानी समझौते थे और इसके जो कानून थे यानी इसकी जो भी शर्तें थी, उन सभी शर्तों के साथ इसे लागू किया गया था 1 नवंबर 1993 से, यानी 1 नवंबर 1993 के साथ इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, यूरोपीय संघ का इसके कुछ उद्देश्य थे। इनके जो इसे ना इस संघ को जो बनाया गया था कुछ विशेष उद्देश्यों के साथ इसे गठित किया गया था, जिसके उद्देश्यों के अंदर पहली चीज ये थी कि सभी समान विदेश नीति, यानी कि एक समान फॉरेन पॉलिसी, एक जैसी विदेश नीति रहेगी। विदेश नीति का मतलब ये था कि वीजा मुक्त आवागमन रहेगा, यानी कि कोई भी किसी भी देश का नागरिक, यानी कि किसी भी देश का नागरिक हो, लेकिन वो देश जो है वो यूरोपीय संघ का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, वो किसी भी देश का नागरिक हो, लेकिन अगर वो देश यूरोपीय संघ का नागरिक है तो वह व्यक्ति उस देश के अंदर बिना वीजा के आवागमन कर सकता है। दूसरी चीज कि उस व्यक्ति के अधिकार, जो उसके मौलिक अधिकार हैं, वो जिस भी सदस्य देश के अंदर रहता है और वो किसी भी देश में जाए तो वहां पर उसके मौलिक अधिकार बहाल किए जाएंगे। इसका मतलब उसके मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, जैसे भारत यूरोपीय संघ का सदस्य है या नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि अगर भारत का कोई नागरिक है वो यूरोपीय संघ के देशों में जाए या वहां का कोई भारत में आए, तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो मौलिक अधिकार है यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। यानी कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आता है तो उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन राइट या फिर हम उन्हें कह सकते हैं कि नेशनल राइट, जो इंटरनेशनल राइट्स हैं, यानी कि आप इसे कह लीजिए कि विदेशी नागरिक संहिता के आधार पर जो अधिकार दिए गए हैं वो सिर्फ उन अधिकारों के काबिल हैं, उन्हें हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे। यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है सिर्फ हमारे लिए, ठीक है, वो नेशनल राइट्स सिर्फ उन्हें मिलेंगे। यानी कि राष्ट्रीय अधिकार उन्हें मिल सकते हैं लेकिन मौलिक अधिकार उन्हें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो चीज रहेगी। मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही है। ऐसे ही हम अगर वहां जाते हैं तो हमें भी वहां के लोगों वाले नागरिक अधिकार नहीं मिलेंगे, हमें सिर्फ वहां के राष्ट्रीय अधिकार मिलेंगे, यानी कि उन्हें हम कहते हैं नेशनल राइट्स, तो वो हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर भारत यूरोपीय संघ का मेंबर बन जाता है तो वहां का अगर कोई नागरिक भारत में आता है या भारत का नागरिक वहां जाता है तो हमारे जो अधिकार हैं वो हमारे बरकरार रहेंगे, उन अधिकारों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए आप? तो चाहे वो कैसा, चाहे वो कोई भी चीज हो, फिर चाहे वो आपके आर्टिकल 21 के सेक्शंस हो, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसी चीजें, ठीक है, ऐसे विशेष अधिकार जो हैं ये सारे के सारे अधिकार हमें प्राप्त होंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन जब सदस्यता नहीं है तो वो चीजें प्राप्त नहीं होंगी। दूसरा है सबको समान सुरक्षा नीति है। इसका मतलब यह है कि सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार की तकनीकियां संघ के सभी देश एक दूसरे से शेयर करेंगे। समझ में आ रही कहानी?
यानी कि अगर कोई भी देश किसी भी प्रकार की विशेष तकनीकी को विकसित कर लेता है तो उस तकनीकी को सभी सदस्य देश एक दूसरे में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इसका मतलब साझा कर लेंगे, बांट लेंगे उस चीज को एक दूसरे में, ठीक है। तो ये चीजें रहेंगी इसके बीच में। मुद्रा का चलन, इसका मतलब यह है कि जो यूरोपीय संघ के सदस्य देश रहेंगे उन्हें मुद्रा को भी स्वीकृति प्रदान, यानी कि उनकी एक ही मुद्रा होगी। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है, बस सही है। तो यूरो इसकी मुद्रा है, ठीक है। यानी कि जितने भी देश जो है अगर वो यूरोपीय संघ के मेंबर बनेंगे या जो बने हुए हैं या जो देश बनना चाहते हैं, जो इच्छा रखते हैं इसको बनने की, वो सभी के सभी देश एक ही मुद्रा यानी कि समान मुद्रा, एक जैसी मुद्रा रहेगी, इसकी मुद्रा नहीं बदली जाएगी, ठीक है। अगर किसी कोई देश है, जैसे भारत अगर कभी यूरोपीय संघ का सदस्य बनना चाहेगा तो भारत को अपनी मुद्रा यानी कि रुपये को छोड़ करके क्या करना पड़ेगा, यूरो को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हमारी करेंसी उसके बाद क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी कि समाप्त हो जाएगी, हमारी करेंसी का भी कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इससे ये मुद्रा का जो चलन है एक जैसी मुद्रा आ जाएगी, ठीक है। मुक्त व्यापार, इसका मतलब यह है कि कोई भी संघ का कोई भी देश किसी भी देश में बिना किसी शर्त के, बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त व्यापार कर सकता है, यानी कि व्यापार करने में किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, या फिर कोई ऐसी शर्त नहीं रखी जाएगी कि आप नहीं यहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे एक देश आजाद हुआ तो उस टाइम पर ज्यादातर जो जोर दिया गया था ओपन बॉर्डर ट्रीटी पर दिया गया था, है ना, ओपन बॉर्डर ट्रीटीज, जैसे मुक्त व्यापार समझौते किए गए थे उस टाइम पर, तो वो बहुत जरूरी थे, ठीक है। ज्यादातर चीन ने 1970 से 1980 तक इस चीज पर जोर दिया था, यानी व्यापार किसी भी तरीके से व्यापार का विकास हो। व्यापार विकास के लिए कई सारी नीतियां चीन लेके आया था, हालांकि ये नीतियां यूरोपीय देशों से मिलती जुलती नीतियां हैं, ठीक है, लेकिन इस पर जोर जरूर दिया गया। वीजा मुक्त आवागमन, इसका अर्थ समझ लीजिए, जैसे भारत जो है कुछ देशों के साथ ओपन बॉर्डर ट्रीटीज को यानी कि बॉर्डर को शेयर करता है, जैसे भारत नेपाल का बॉर्डर है, ठीक है। भारत नेपाल के साथ भूटान का बॉर्डर लगा हुआ है, श्रीलंका का बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे जब भारत इन पड़ोसी मुल्कों के साथ ओपन बॉर्डर ट्रीटीज को जब शेयर करता है यानी कि बॉर्डर को साझा करता है, ऐसी कंडीशन में अगर हम वहां जाना चाहते हैं तो हम बिना वीजा के भी जा सकते हैं, बिना पासपोर्ट के भी आप जा सकते हैं और वो लोग भारत में आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर बिना वीजा और पासपोर्ट के आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, तो वो भी चीजें हैं। लेकिन अगर आप यूरोपीय संघ की सदस्यता को स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि अगर भारत उस सदस्यता को स्वीकार कर लेगा तो भारतीय नागरिक यूरोपीय संघ के किसी भी देश में, ठीक है, बिना वीजा के आवागमन कर सकते हैं। समझ में आ गई? तो ये चीज जो है ये कॉमन है, ये है आपका यूरोपीय संघ, ठीक है।